राजस्थान में सरकारी नौकरी भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज उन सभी प्रश्न उत्तरों को प्रकाशित किया है जिससे अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण होने वाला है। राजस्थान में सरकारी नौकरी भर्ती की तैयारी कर रहे आवेदक जिन्होंने पहले आवेदन फॉर्म लगाया है या भविष्य में किसी भी विभाग की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन लगाने वाले हैं, बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को समस्याओं के निराकरण हेतु सभी प्रश्नों के उत्तर की बुकलेट जारी की गई है, जिसमें भर्ती विज्ञापन से संबंधित, पात्रता से संबंधित, सीईटी से संबंधित, एग्जाम आवेदन रिजल्ट से संबंधित के अलावा आंसर की पर आपत्तियां लगाने हेतु और जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर की बुकलेट आज अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु और बोर्ड द्वारा जारी की गई है। संभवतया पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी भर्ती के आवेदन से लेकर और सरकारी नौकरी लगने तक आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले विज्ञापन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखते हैं। किसी भी पद की भर्ती हेतु विभाग द्वारा प्रेषित रिक्त पदों पर विज्ञापन कब तक और कितने पदों हेतु जारी किया जाएगा, यह क्वेश्चन है। इसमें संबंधित विभाग से निर्धारित अभ्यर्थना पत्र में पूर्ण व सही अभ्यर्थनामय पदों के वर्गीकरण के प्राप्त होने पर ही नियमानुसार विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई की जाती है। अक्सर अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि किस पद के लिए और किस विभाग में कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा, तो इसका उत्तर है कि संबंधित जो भी विभाग है वहाँ से निर्धारित अभ्यर्थना जो मिलेगी और पदों का वर्गीकरण सहित मिलेगी, उसके नियमानुसार विज्ञापन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण सही नहीं दर्शाया गया है, ये भी लोग पूछते हैं। तो बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर के अनुसार जो प्रेषित पदों के श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार विज्ञापन में पदों का वर्गीकरण दर्शाया जाता है। यानी पदों के वर्गीकरण का जो सवाल है उसमें विभाग द्वारा जो रोस्टर के अनुसार और प्रेषित पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण किया जाता है, उसी के अनुसार विज्ञापन में पदों का वर्गीकरण दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भर्तियों में आयु सीमा क्या है, जिसकी गणना कब से की जाएगी। ये भी अभ्यर्थी जो महिला पुरुष है अक्सर पूछते हैं। तो इसमें संबंधित विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख विज्ञापन में किया जाता है। नियमानुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी से आयु की गणना की जाती है। यानी भर्ती जो भी आती है उसकी जो गणना है वो आवेदन तिथि के बाद जो 1 जनवरी आती है वहाँ से उसकी आयु की काउंटिंग की जाती है। तो अभ्यर्थी इस बात का भी ध्यान रखें। आयु सीमा की पात्रता में छूट से का क्या प्रावधान है, तो संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विद्यमान नियमों के अनुसार संबंधित श्रेणियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में आयु सीमा लागू नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो, ऐसा प्रावधान आयु सीमा की पात्रता के लिए रखा गया है। अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पात्रता किस दिनांक तक अर्जित की जानी आवश्यक है, ये कॉमन क्वेश्चन है और हर लगभग अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जाता है। तो इसका उत्तर विभाग द्वारा बोर्ड द्वारा दिया गया है, जिसमें अधिकांश भर्तियों में संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विद्यमान नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की तिथि दिनांक से पूर्व तक अथवा 2 चरणों जैसे लिखित एवं टाइप टेस्ट में होने वाली अंतिम परीक्षा से पूर्व तक अर्हता अर्जित की जानी आवश्यक है। तो अभ्यर्थी इन बातों का भी ध्यान रखें। अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पात्रता किस दिनांक तक अर्जित की जानी है, इसका और बोर्ड ने ये उत्तर दे दिया है। आरक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों को कैसा भरा जाएगा, ये भी लोगों द्वारा पूछा जाता है। तो इसमें बोर्ड द्वारा बताया गया है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/13 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सिद्धि भर्ती के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति
एवं दिनांक 28/23/7/23 के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों के पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए और अग्रनीत किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। यानी जो पद और आरक्षित वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के रिक्त रह जाते हैं उनको आने वाली 3 भर्तियों में तो उनको फिर भरा जाएगा, लेकिन 3 भर्तियों में भी यदि अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अनुसार उन पदों को भरा जाएगा, ऐसा बोर्ड द्वारा बताया गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उन पदों को सामान्य प्रक्रिया से उसी भर्ती में भर दिया जाएगा। तो यह भी अक्सर लोग पूछते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा जो किसी प्रश्न में पात्र और किसी भी वर्ग में यदि पात्र उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को भी उसी वर्ग पुरुष से अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी जिस भर्ती में महिला पात्र उम्मीदवार नहीं मिलती है तो उसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को उसी भर्ती में उस पद को भर दिया जाएगा, ऐसा बोर्ड द्वारा बुकलेट में बताया है। 7वां क्वेश्चन है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्तांक का प्रावधान सभी भर्तियों में लागू है या नहीं है। न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान संबंधित विभाग की भर्ती नियमों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार ही रखा जाता है। यानी जो भी भर्ती आएगी विभाग द्वारा जो प्रावधान भर्ती विज्ञापन में दिखाया जाएगा वो ही सब भर्तियों में अलग अलग प्रकार से लागू होगा। ITI की पात्रता को किसके समकक्ष माना जाता है। ITI 10वीं के बाद की जाने वाली टेक्निकल योग्यता है जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 12वीं साइंस के समकक्ष समझा जाता है। यानी ITI 10वीं कक्षा के बाद कोई भी अभ्यर्थी किया हुआ है किसी भी ट्रेड से उसको 12th साइंस के समकक्ष योग्यता के रूप में माना जाएगा। यानी अगर किसी 12वीं साइंस लेवल का अगर कोई पद जैसे निकलता है लैब टेक्नीशियन वगैरह का तो उसमें ITI किए हुए अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां क्यों नहीं करा रही है, भर्तियां वैकेंसी कौन निकालता है, तो इसके द्वारा बोर्ड द्वारा बताया गया है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से ग्रेड पे 3600 पे मैट्रिक लेवल 10 तक के रिक्त पदों पर संबंधित विभाग से सही अभ्यर्थना प्राप्त होने पर ही बोर्ड द्वारा भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। यानी संबंधित विभाग है वो बोर्ड को अभ्यर्थना भेजता है, उसी के अकॉर्डिंग और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भर्तियां करवाता है। नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है, तो नकारात्मक अंकन का प्रावधान संबंधित भर्ती की परीक्षा स्कीम के अनुसार होता है। किसी भी परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही प्रश्नों के प्राप्तांकों में से 1/3 या 1/4 काटा जाता है। यानी जो भी संबंधित भर्ती है उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें निर्धारित जो भी नियम है 1/3 या 1/4 उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, ऐसा बोर्ड द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट जो पात्रता अभिशंसा से संबंधित क्वेश्चन है उसमें बताया गया है किसी भी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन प्राप्तता की डिग्री प्रमाण पत्र कब तक जारी किया हुआ होना चाहिए। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र एवं प्राप्तता की डिग्री संबंधित भर्ती के आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि की जारी होने पर ही मान्य, यानी जो आवेदन करने की लास्ट डेट है उससे पहले की तारीख तक अभ्यर्थी का जो भी प्रमाण पत्र है जारी किया हुआ होना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 2 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन है तो किस प्रकार सूचना मिलेगी, यह भी क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है। तो बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 2 गुना सूचीबद्ध जो अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच व दस्तावेजों के स्थापन हेतु कार्यालय आदेश जारी करके अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से या समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करके सूचना दी जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी 2 गुना में लिस्टेड मानते हैं वो बोर्ड की निर्धारित जो वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें और न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। पात्रता की जांच व दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात अंतिम परिणाम चयन कब तक जारी किया जाएगा। बोर्ड द्वारा 2 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग एवं बोर्ड स्तर पर करवाए जाने
के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से मेरिट के अनुसार श्रेणीवान जो विज्ञापित पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के यथाशीघ्र अंतिम चयन की कार्रवाई बोर्ड द्वारा कर ली जाएगी। विभाग से कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर इनके स्थान पर कितने समय में प्रतीक्षा सूची से चयन करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी जो भी अभ्यर्थी सूची जारी होने के बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके कितने समय तक वेटिंग वालों का टाइम मिलेगा। तो उसमें लिखा है विभाग में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा बोर्ड को प्राप्त होने पर इनके स्थान पर नियमानुसार मुख्य अभिशंसा सूची से 6 माह की अवधि के भीतर प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्रवाई, यानी जो ज्वाइन करने का 6 महीने का समय है, 6 महीने के अंदर वेटिंग वालों को और के लिए कार्रवाई शुरू बोर्ड द्वारा कर दी जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हमारी अभिशंसा करने के बाद भी विभाग द्वारा नियुक्ति रोक दी जाती है। इसके क्या कारण है? तो इसमें बोर्ड द्वारा बताया गया है नियुक्ति संबंधित कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा ही की जाती है। पात्रता को लेकर संशय होने या डिग्री जांच इत्यादि बिंदुओं के संबंध में विभाग नियुक्तियों की कार्रवाई को रोक सकता है। ऐसा विभाग जो संबंधित रिलेटेड विभाग है उसके पास में ये अधिकार है कि वो यदि समझता है कि जो पात्रताधारी है उसकी पात्रता या डिग्री की जांच के लिए के घेरे में है तो वो उसके लिए कार्रवाई कर सकता है। अब सीईटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जा रहे हैं, जिसमें सीईटी पात्रता किन किन भर्तियों में लागू है। तो इसमें तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23/5/2022 को अधिसूचना जारी कर समान पात्रता परीक्षा में स्नातक स्तर की 8 सेवाओं व सीनियर सेकेंडरी स्तर की 7 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण उक्त अधिसूचना व सीईटी के विज्ञापन में दिया गया है। यानी स्नातक की 8 प्रकार की भर्तियां और जो ग्रेजुएट सीनियर है वो 7 प्रकार की सेवाओं के लिए सीईटी है, उनके अलावा और सीईटी का कोई लेना देना अन्य भर्तियों में नहीं होगा। समान पात्रता परीक्षा सीईटी का स्कोर कितने समय तक है ये अपन सबको पता है कि 23/5/2022 को जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें 1 वर्ष के लिए इसको मान्यता दी गई थी। और सीईटी प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी क्या? कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीईटी वर्ष में कम से कम 1 बार आयोजित किए जाने का प्रावधान है। होती है या नहीं होती है ये अलग बात है। साल में 1 बार आयोजित करवाए जाने का प्रावधान जो सूचना जारी की गई उसके अंदर रखा गया है। परीक्षा से रिलेटेड अभ्यर्थियों के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या परीक्षा कैलेंडर अनुसार परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी। तो बोर्ड द्वारा परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाती है। कभी कभी अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन हो सकता है। मुझे मेरे जिले में परीक्षा केंद्र क्यों नहीं आवंटित किया जाता है? अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र का आवंटन बोर्ड की नीति के अनुसार किया जाता है। दिव्यांग पुरुष महिला अभ्यर्थियों एवं समस्त महिला अभ्यर्थियों को सामान्यतः गृह जिला आवंटित किया जाता है हर एग्जाम में। अन्य अभ्यर्थियों को उपलब्ध अक्षमता के अनुसार गृह जिला अथवा निकटतम जिलों के परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाते हैं। क्या अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र परिवर्तित कर सकता है? नहीं, एक बार बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित होने पर केंद्र परिवर्तन नहीं होगा। परीक्षा केंद्र पर कितने बजे तक प्रवेश मान्य है? ठीक 1 घंटा पूर्व, एग्जाम से ठीक 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये नियम बोर्ड द्वारा बनाया हुआ है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा केंद्र में कौन से आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाना चाहिए? ई प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम रंगीन फोटो एवं अन्य कोई राजकीय फोटो पहचान पत्र। परीक्षा के दौरान महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी परीक्षार्थियों का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? क्या सर्दियों व गर्मियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित है? तो बिल्कुल ये बोर्ड द्वारा जो भी प्रवेश पत्र जारी होता है उसके ऊपर बाकायदा ड्रेस कोड के लिए और अलग अलग सर्दियों में मफलर वगैरह, जैकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रवेश पत्र पर जो लिखी हुई होती है वो ही बोर्ड ने इस क्वेश्चन के उत्तर में बताई गई है। नेक्स्ट जो आईटी अनुभाग है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभ्यर्थियों को प्रश्नों से संबंधित, तो ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदन शुल्क बैंक खाते से कट जाने के बाद भी आवेदन फार्म जमा हुआ, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जारी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में तकनीकी त्रुटि से बैंक से कटा हुआ शुल्क ई मित्र पेमेंट
में नहीं जमा हो जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार से जमा हुई राशि 7 दिवस में अभ्यर्थी के खाते में स्वतः ही वापस आ जाती है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पुनः भरकर सबमिट करना चाहिए तब तक कि उसे ऑनलाइन आवेदन क्रमांक प्राप्त नहीं हो जाता। तो ऐसी स्थिति में जो रिफंड हो जाता है, आवेदन को दोबारा से आवेदन करना चाहिए। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकता है? अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है। कई बार आवेदन फार्म ई मित्र द्वारा त्रुटि हो जाती है। ये त्रुटि कैसे सुधारें? तो आवेदन फार्म ई मित्र द्वारा त्रुटि अभ्यर्थी की स्वयं की त्रुटि मानी जाएगी। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह फार्म भरने के पश्चात सभी प्रविष्टियों को जांच करें। संतुष्टि के पश्चात आवेदन का पत्र का जो सबमिट है वो करें। परीक्षा का जो प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होना, ऐसी स्थिति कई बार होती है। तो ऑनलाइन फॉर्म का फाइनल सबमिट नहीं होना होता है इसका कारण, या SSO ID पर ई प्रवेश पत्र देखना होता है इसका कारण। यदि ऑनलाइन एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि दिखाई दे तो क्या करें? एडमिट कार्ड में वही सूचना प्रदर्शित होती है जो आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज होती है, परंतु फिर भी यदि कोई त्रुटि आप ठीक कराना चाहें तो इस प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए परीक्षा के बाद 10 दिवस के लिए ऑनलाइन आवेदनों में संशोधन की अनुमति दी जाती है, हर भर्ती में दी जाती है। तो इस बात का अभ्यर्थी ध्यान रखें। एडमिट कार्ड कब और कैसे जारी किए जाते हैं? एडमिट कार्ड सामान्यतः परीक्षा तिथि से 7 दिवस पूर्व जारी किए जाते हैं। क्या अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र परिवर्तन कर सकता है? नहीं, एक बार जारी किया हुआ दोबारा परिवर्तन नहीं होगा। भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म कब भरवाए जाते हैं? क्या भर्ती फॉर्म बोर्ड कार्यालय में जमा हो सकते हैं? बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अवधि दी जाती है। सामान्यतः ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु 30 दिवस दिए जाते हैं। बोर्ड कार्यालय में ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने का प्रावधान नहीं रखा गया है। अभ्यर्थी अपने भरे गए ऑनलाइन आवेदन में कब तक संशोधन कर सकते हैं? तो इसके लिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के 7 दिवस का समय हर भर्ती में दिया जाता है। इसके अलावा 300 रुपये का ऑनलाइन अलग से जो शुल्क है वो लेकर भी विभाग कोई भी त्रुटि सुधार के लिए मौका देता है। CET में सम्मिलित भर्तियों में परीक्षा के बाद संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। CET से रिलेटेड जो भर्तियां उनमें करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा? परीक्षा परिणाम सामान्यतः 2 महीने में जारी किया जाता है, ऐसा बोर्ड द्वारा बताया गया है। बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए कितने गुना परिणाम निकाला जाता है? बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए लगभग 2 गुना लिया जाता है, जबकि दिव्यांगजन, तलाकशुदा व उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। क्या खिलाड़ी अभ्यर्थी किसी भर्ती में एक से ज़्यादा आवेदन कर सकते हैं? नहीं, कोई भी अभ्यर्थी किसी कैटेगरी का एक भर्ती के लिए एक ही आवेदन कर सकता है। क्या एक अभ्यर्थी भिन्न SSO ID से आवेदन कर सकता है? नहीं। अगर अलग अलग SSO ID है, उनकी डिटेल अगर मैच करती है, उसको परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या OMR की पुनः जांचने का प्रावधान है? नहीं, OMR शीट द्वारा जो जांच की जाती है अंकों की गणना के द्वारा की जाती है। इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य पद्धति अपनाई जाती है, इसलिए पुनः OMR को जांचने का प्रावधान बोर्ड द्वारा नहीं रखा गया। क्या प्रोविजनल सूची में अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थी होते हैं? नहीं, इस सूची में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए वह सभी 2 गुना अभ्यर्थी होते हैं जिनके दस्तावेज में कोई कमी हो या अन्य कारण हो, वो इसमें अंतिम नहीं माना जाएगा। क्या प्रोविजनल सूची में कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पद रोके जाते हैं? नहीं, परंतु न्यायालय के आदेश पर पद रिक्त रखे जाते हैं। यानी न्यायालय में कोई प्रोविजनल सूची का जो कट ऑफ है वो अगर कोई मामला जाता है तो उसके लिए रिजर्व रखा जाता है। किसी भर्ती में कैटेगरी में पूरे अभ्यर्थियों नहीं मिलने पर क्या वो पद खाली रखे जाते हैं? नहीं, जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन है उनको उसी भर्ती के अंदर सामान्य प्रक्रिया से भर दिया जाता है। यदि किसी भर्ती में विधवा और उनका भी वही सेम ही नियम है कि उस कैटेगरी की अगर महिलाएं नहीं मिलती हैं तो उनको सामान्य भर्ती प्रक्रिया से भर दिया जाता है। किसी भर्ती के दौरान पूरे मूल पद नहीं भरने के क्या कारण हो सकते हैं? किसी भर्ती में उसका कारण है प्रोविजनल अभ्यर्थियों के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में किसी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों के नहीं मिलने के कारण, ये कारण हो सकते हैं। भर्ती समाप्त होने पर पद खाली रखने के क्या कारण हैं? किसी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद खाली रहते हैं। भर्ती समाप्त होने पर पद
खाली रहने पर वे किस प्रकार भरे जाएंगे। भर्ती समाप्त होने पर खाली रहने वाले पद विभाग द्वारा संबंधित अगली भर्ती में सम्मिलित किए जा सकते हैं। बोर्ड द्वारा विभाग को अभिशंसा भेजने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने का क्या कारण है। बोर्ड द्वारा अभिशंसा का कारण यह है कि अभ्यर्थियों की संबंधित विभाग से संपर्क करें। विभाग की वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देता है। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति किस के द्वारा दी जाती है। सफल अभ्यर्थी किसी भी भर्ती के अंदर है वो उनको नियुक्ति संबंधित जो भी विभाग है और जिला आवंटन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाता है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के अभिशंसा विभाग में भेजने के बाद निरस्त की जा सकती है। हाँ, यदि किसी भी स्तर पर जांच के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से अयोग्य पाया जाता है तो उसकी अभिशंसा निरस्त कर दी जाती है। इसके अलावा क्या अभ्यर्थियों का मार्क्स जाना जा सकता है। हाँ, अभ्यर्थी मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट पर डाले गए लिंक के माध्यम से अपने मार्क्स जान सकते हैं। उसके अलावा जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी है जो आंसर की जारी की जाती है उससे रिलेटेड भी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें प्रश्नों व प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर आपत्ति लगाने की क्या प्रक्रिया है। तो ये बोर्ड परीक्षा समाप्ति के बाद ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने हेतु प्रेस नोट, मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, जो 72 घंटे की अवधि के लिए होता है। प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये है। बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन के लिए SSO ID के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए प्रति आपत्ति 100 रुपये जमा शुल्क दे करके और करवा सकते हैं। क्या कोचिंग संस्थाओं द्वारा जारी किताबें मान्य हैं। कोचिंग संस्थाओं द्वारा जारी प्रकाशित पुस्तकें, गाइड आदि मान्य नहीं है। आपत्ति दर्ज कराने के संदर्भ में केवल राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी जो भी संस्थानें हैं उनमें जो NCERT या राजस्थान बोर्ड, CBSE, ICSE के द्वारा जो मान्यता प्राप्त बोर्ड की पुस्तकें हैं उनमें जो आंसर है वो ही मान्य होगा। कोचिंगों के जो भी क्वेश्चन या टीचरों के बताए हुए वो मान्य नहीं करेगा बोर्ड। यदि प्रश्न पत्र में कोई विवादित प्रश्न है तो क्या करना चाहिए। परीक्षा समाप्ति के बाद जब आपत्ति आमंत्रित की जाती है तो आप आपत्ति दर्ज कराएं। यदि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है तो क्या प्रश्न को छोड़ना ठीक रहेगा। नई परीक्षा स्कीम के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम 4 विकल्प A, B, C, D जो प्रश्न के उत्तर से संबंधित है, जबकि 5वां विकल्प जो E है वो हल नहीं किया। उक्त सभी विकल्पों में से किसी एक विकल्प के गोले को भरना गहरा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। इसलिए किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना। ये नई परीक्षा स्कीम के तहत है। जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें। बोर्ड द्वारा OMR में नोट अटेम्प्ट अर्थात 5वें विकल्प नो ऑप्शन को भरने के क्या नियम हैं तो ये भी सभी सुन लें। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प नोट अटेम्प्ट अर्थात E का जो गोला है वो गहरा काला करना होगा। यदि 5वां विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता तो 1/3 अंक काटा जाएगा। और यदि जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं कारणों जो 5वां गोला है वो गहरा नहीं किया तो उसको उस भर्ती परीक्षा से अयोग्य घोषित भी कर दिया जाएगा। ऐसा बोर्ड के जो नियम है उसमें बोर्ड द्वारा बताया गया है। यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का कोई उत्तर गलत भर दिया तो क्या उसे रबड़ या ब्लेड से मिटाना, ये सबको बताया कि नहीं ऐसा करना OMR शीट में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि हमने ABCD में से एक पर गोला भर दिया और फिर सोचा कि वो गलत था तो क्या E अर्थात नोट अटेम्प्ट पर गोला भरने से E को सही माना जाएगा या अब भी अंक कटेंगे। यदि एक से अधिक विकल्प भरने की स्थिति में जिस परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान है उसके अनुसार ही, यानी एक से अधिक किसी प्रकार का गोला आपको भरना ही नहीं है। नेक्स्ट जो अंतिम उत्तर कुंजी है जो फाइनल जो आंसर की जारी की जाती है उससे रिलेटेड भी अभ्यर्थियों की क्वेश्चन आते हैं, जिसमें परीक्षा समाप्त होने के बाद कितने दिन में उत्तर कुंजी तैयार होगी। परीक्षा समाप्ति के बाद 1 माह की अवधि में अंतिम जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। भर्ती विज्ञापन में ऋणात्मक मार्किंग के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक मार्किंग होगी या नहीं। यदि नकारात्मक मूल्यांकन का उल्लेख नहीं किया हुआ है तो नकारात्मक मूल्यांकन प्रावधान लागू नहीं होगा। इसलिए और
नहीं करने की स्थिति में पांचवा विकल्प हल नहीं, नोट को गोला करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रश्न के परिणाम एक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो आप पांचवें विकल्प को आपको भरना आवश्यक है। नकारात्मक अंकन के क्या प्रावधान है? नकारात्मक अंकन आपको बता दिया। अलग अलग भर्ती विशेष जो संबंधित विभाग द्वारा एग्जाम पैटर्न है उसमें 1/3 या 1/4 जारी जैसा भी होता है वो उसके अनुसार मार्किंग बोर्ड द्वारा की जाती है। क्या अभ्यर्थी परिणाम जारी करते समय बोर्ड की वेबसाइट पर जारी अंतिम उत्तर कुंजी मास्टर प्रश्न की उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करना अनुमत है? तो किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद परिणाम के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। जारी की गई अंतिम जो उत्तर कुंजी है के संबंध में ऑनलाइन ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। नहीं ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन यानी जो फाइनल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की जाती है उसके बाद में कोई भी आपत्ति अभ्यर्थियों से नहीं ली जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का जो नियम है वो भी बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा सवाल खड़े किए जाते हैं। तो क्या बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर है किसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया केवल तब अपनाई जाती है जब किसी परीक्षा विशेष की एक से अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती है। यानी जो भी अभ्यर्थी अधिक होते हैं तो कई बार परीक्षा 2 दिन में 4 दिन में 4 पारियों में 8 पारियों में आयोजित करवाई जाती है तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अपनाई जाती है। इस आशय की जानकारी बोर्ड की और वेबसाइट पर अपलोड परीक्षा के विज्ञापन नोटिस के साथ में कर दी जाती है। इसके अलावा क्या बोर्ड द्वारा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कम या ज़्यादा अथवा यथावत हो सकते हैं? जिस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के प्राप्त जो अंक हैं वो कम या ज़्यादा यथावत होना संभावित है। परिणाम के पश्चात नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला भी प्रकाशित किया जाता है कि किस प्रकार के से आपके जो आंसर हैं वो घटे हैं या बढ़े हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है जिसमें परित्यागता श्रेणी में कौन पात्र होता है तो इसमें इस श्रेणी के लिए वह महिला जिसका सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक विवाह विच्छेद की डिग्री जारी की जाए यानी अंतिम डेट से पहले किया जाना आवश्यक है। क्या जाति पंचायत अथवा सरपंच द्वारा जारी विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र मान्य है? नहीं होगा। विधवा श्रेणी में कौन पात्र है? विधवा श्रेणी में वह महिला जिसका पति देवावसान परीक्षा परिणाम से पूर्व हुआ हो। दिव्यांग जो भी इससे नियम है। मेरे पास आवेदन तिथि से पूर्व का जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस है, क्या वह मान्य होगा? दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन के अंतिम तिथि से 1 वर्ष पूर्व का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इससे 3 वर्ष पूर्व के प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ ही मान्य होंगे। तो अनुभव प्रमाण पत्र कब से कब तक का? अनुभव शैक्षणिक जो प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने के पश्चात आवेदन की अंतिम तिथि तक की अनुभव प्रमाण पत्र माना जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन मेरा रोल नंबर न तो पात्र सूची में है और न ही प्रोविजनल सूची में जब मेरे प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है तो इसके संभावित जो कारण है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तिथि के बाद की होने के कारण, नेक्स्ट शैक्षणिक योग्यता पूर्ण न होने के कारण या आयु वांछित से कम अधिक होने के कारण। इसके अलावा 2-4 कारण और भी हैं इसमें, उसके कारण भी आपका नहीं हो सकता है तो आप रिलेटेड जो भी है ऑफिस में वहाँ संपर्क करें। मेरे समस्त दस्तावेज सही हैं परंतु फिर भी मुझे प्रोविजन सूची में रखा गया है। तो सरकारी सेवा में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक अपने सेवाकाल के दौरान नियमित अध्ययन की डिग्री लगाई है, उनकी डिग्रियों की जांच प्रोविजन को रखा जाता है यानी उनकी जांच जो भी डॉक्यूमेंट की है वो करने तक उनको और उसी के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा किसी मिनी गोल्फ में प्रतिनिधित्व किया हो, मेरे पास अमुक संस्था का खेल प्रमाण पत्र है, तो ये खेल से रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र होते हैं वो बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध समकक्ष न्यायालय में अपील करके स्थगन प्राप्त आप कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है कब उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चयन बोर्ड अपील कर सकता है, तो चयन बोर्ड उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध समकक्ष न्यायालय के अपील का स्थगन प्राप्त कर सकता है। यह अभ्यर्थियों से रिलेटेड जानकारियां थी। तो जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन किया है या आगे भविष्य में करने वाले हैं, इन बातों को ज़रूर पढ़ें।
इससे पहले ही इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इन नियमों को पढ़ें, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरें, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।